तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सोचन वो ब्रेक थ्रू करने के बाद 6 हेवन लेवल को भी अचीव कर लेता है और फिर जब यान किंग चेन बाकी वॉरियर्स के साथ वहां पर पहुंचती है और वो लोग सोचन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, तो सोचन अकेले ही उन तीनों वॉरियर्स के साथ फाइट करता है, जिसमें वो शुरू में तो उन तीनों को काफी तगड़ा कर देता है, मगर एक फ्लाइंग नाइफ सोचन की बॉडी के अंदर जाकर घुस जाता है, जिसकी वजह से वो वहां से दूर जा गिरा था। ये देख मिलकर सोचन पर वार करते हैं तो सोचन अपने चारों तरफ एक डोमेन बना लेता है, मगर वहां पर बहुत ही पुराना ड्रैगन जो कि काफी लंबी नींद से उठता है और वो वहां पर एक बहुत बड़ी बर्फीली बांट लेकर आता है, जिसकी वजह से वो सब लोग वहां से भागकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, मगर वो सबके सब लोग तूफान में फंस जाते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा चिल्लाते हुए कहीं भाग रहा होता है और वो कहता है कि यहाँ पर एक भूत है, सब लोग यहाँ से भाग जाओ। मगर हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो भागता है तो उसके सामने एक अजीब तरह का ऑरा आ जाता है जो कि उसे आगे जाने से रोक लेता है और वो वॉरियर पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर वही रेड हेयर वाला वॉरियर आया था जो कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो कि एक कॉफिन से निकल कर आया था। वो वहां पर आते ही अपनी एक ब्लड पावर को यूज करते हुए उस वॉरियर की बॉडी से उसकी सारी एनर्जी को खींचकर निकालना शुरू कर देता है, जिस पर वो वॉरियर कहता है कि ये तो एक डेविल है। ये सुनकर वो वॉरियर कहता है कि डेविल, मुझे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं, पर आखिर में हूँ कौन, मुझे अपने बारे में कुछ मालूम क्यों नहीं। इतना कहने के बाद अचानक से उसे फिर से सर में दर्द होने लगता है और वो अपनी बॉडी से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज करता है, जिसके बाद वो कहता है कि मुझे और भी ज्यादा पावर की जरूरत है, मुझे और ज्यादा ब्लड चाहिए, मैं और भी ज्यादा फायर अब्सॉर्ब करना चाहता हूँ। ये कहने के बाद दूसरी तरफ फिर हमें दोबारा से शाओ चेन को दिखाया जाता है, जो कि काफी जख्मी हालत में होता है और वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका था, जिसकी वजह से वो लड़खड़ाते हुए जा रहा था और वो कहता है कि मैंने अपने साथियों को इसी डायरेक्शन में जाने के लिए कहा था, उम्मीद है कि मैं उन लोगों तक पहुंच जाऊंगा। ये कहने की देर थी कि उसे चक्कर आते हैं और वो वहीं पर ही लड़खड़ाकर गिर जाता है और इतने में हमें दिखाया जाता है कि वो स्केलेटन डीमन वहां पर रायन को लेकर आ गए थे और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहां पर लुएम भी मौजूद होता है और वो शाओ चेन को हील करने की कोशिश कर रहा था और इस तरह कुकू वो उस लड़की से डरकर वहां से भाग रही होती है, जिस पर रायन उसे कहती है कि छोटी केट कहाँ जा रही हो, मुझसे डर के भागो मत, तुम इतनी क्यूट हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ। मगर इस तरफ हम देखते हैं कि लियम ने शाओ चेन को अच्छी तरह से हील कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो कुछ ही देर में होश में आ जाता है और वो अपने आसपास देखता है तो वहां पे सब लोग मौजूद हैं, जिस पर वो कहता है कि आखिर तुम लोगों ने मुझे वहां से कैसे बचा लिया। मगर फिर रायन कहती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम लोग लाइफ एंड डेथ मोमेंट में एक दूसरे की मदद न करें, क्या तुम भूल गए हो कि हम लोग एक दूसरे के अलाइज हैं, हमारे बीच में यही तो अग्रीमेंट हुआ है कि हम लोग मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। मैंने तुम्हारे बारे में जैसे ही सुना कि तुम्हें यहाँ पर लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया है और वो तुम्हें मारना चाहते हैं, तो मैं तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए फौरन से निकल पड़ी थी। और लियम कहता है तुमने काफी ज्यादा लड़ाइयां लड़ ली हैं, अगर वहां पर वो आइस स्टॉर्म न आया होता तो शायद वो लोग वहां से कभी भी भाग ना पाते। और फिर लियम उसे एक पिल देता है और कहता है कि इसे फौरन से खा लो, इससे तुम्हारी ब्रीदिंग फिर से नॉर्मल हो जाएगी। शाओ चेन उस पिल को लेकर कहता है कि इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर वो उस पिल को खा लेता है और इस तरह फिर रायन लायम से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम है, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे इस अलायंस को टूटने से बचाओ और शाओ चेन की थोड़ी सी हेल्प करो। मगर लियम कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मेरा इस लड़के के साथ ऑलरेडी एक कनेक्शन बना हुआ है, बस मैं कुछ देर इससे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। अगले सीन में हम लोग दोबारा से कुछ और लोगों को देखते हैं। वो लोग वहाँ पर अभी भी शाओ चेन और जेन किंग चैन को ढूंढ रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं कि यानचिंग जन ने बताया था कि शाओ चेन यहाँ पर आसपास ही मौजूद होना चाहिए क्योंकि स्नो वैली तो यही है और यहाँ पर मुझे किसी के भी ड्रेसेस नहीं मिल रहे। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब लोग यहाँ से कहीं चले गए हैं या फिर हो सकता है कि यहाँ पर कुछ देर पहले कोई बड़ा तूफान आया हो जिसकी वजह से सब लोग यहाँ से भाग गए होंगे। मगर अचानक उन लोगों को वहाँ पर वान टैंग और फैंटम सेक्ट का वो मास्टर दिखाई देता है, तो वो उन्हें देखकर वहाँ पर काफी सरप्राइज होते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही नीचे उतर कर आते हैं और वो गोल्डन बुक वाला वॉरियर उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने कहा था कि तुम लोगों ने उस लड़के को ढूंढ लिया है जिसने हम सबके वॉरियर्स पर हमला करके उन्हें मारा है, तुम लोगों ने उसे ढूंढा है, तो फिर बताओ कि वो कहाँ है। ये सुनकर फैंटम सेक्ट का मास्टर कहता है कि हमने उसे ढूंढ लिया था और उसे यहाँ पर रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर बदकिस्मती से यहाँ पर एक बर्फीले तूफान की वजह से हम लोगों को उस लड़ाई से पीछे हटना पड़ गया और वो लड़का मौका देखते ही यहाँ से कहीं गायब हो गया। ये सुनते ही वो लड़की कहती है कि लगता है कि हमारी सारी मेहनत जाया हो गई और फिर अचानक हमें एक पर्पल एनर्जी दिखाई देती है जो कि यानचिंग जन की होती है। उस एनर्जी को देखकर वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे हैरान हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। मगर उन लोगों को पता चल जाता है कि यानचिंग जन वो ब्रेक थ्रू कर रही है। वो भी ब्रेक थ्रू करने के बाद 6th हेवन लेवल को अचीव कर लेती है, जिसके बाद वो अब शाओ चेन
चेन के बिल्कुल बराबर के लेवल पर आ गई थी। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लिम को, जो कि एक जगह बैठा हुआ होता है। और फिर वहां पर शाओ चेन जैसे ही आता है तो लिम थोड़ा सा सरप्राइज होता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे तुमने फिर से एक ब्रेक थ्रू किया है, शायद तुम अब 6th हेवन लेवल में आ चुके हो। तो शाओ चैन कहता है कि कंटिन्यूअसली फाइट करने की वजह से मुझे ब्रेक थ्रू करने का एक मौका मिल गया था, कि अगर मेरे ऊपर मेरी फैमिली का प्रेशर ना होता तो मैं कभी भी इस बेकार से आइसलैंड में नहीं आता और मुझे उस ड्रैगन किंग से कोई भी लेना देना नहीं है। वो मेरे हाथ आए या ना आए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जीना है। मगर फिर शूचन उससे कहता है कि ब्रदर, आप अपनी लाइफ को सुकून के साथ जीने के लिए काफी लंबे टाइम से यहाँ पर आइसोलेशन में बंद है। आखिर आपने इस जगह को ही क्यों चुना? जिसके बाद फिर लिन से बताता है कि मैं यहाँ पर बहुत लंबे टाइम से मौजूद हूँ। मैं शुरू में तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा फील कर रहा था, मगर मैं अब वक्त गुजरने के साथ ही थोड़ा सा बोर होने लगा हूँ। मगर तुम बताओ कि तुम रिकवर करने के बाद क्या करने वाले हो? तो शूचन कहता है कि मैंने इमॉर्टल सेक्ट के लोगों का अलायंस तो तोड़ दिया था, मगर लगता है कि शायद उन लोगों को इतना सबक अच्छा नहीं लगा। लगता है उन्हें अब और भी ज्यादा अच्छा सा सबक सिखाना पड़ेगा, जिसके बाद से ही शायद वो लोग मेरा पीछा छोड़ेंगे। तो फिर लिन कहता है कि जब से इस ड्रैगन आइलैंड के ऊपर वो ड्रैगन बैरियर आया है, उसके बाद से ही हर शख्स अपनी पावर को सुप्रेस कर रहा है। और तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा तो हमें यहाँ के बीस्ट से है, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी पावर्स को सुप्रेस ना भी करें तो भी कोई मसला नहीं। मगर शूचेन कहता है कि अगर मैं यहाँ पर उन बीस्ट्स से या फिर उन लोगों से डरूंगा तो फिर मैं यहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा। और वैसे भी ये सब के सब लोग तो यहाँ पर वैसे ही हमारे साथ फंसे हुए हैं, तो हमें भी इन लोगों के साथ ही यहाँ पर सर्वाइव करना होगा। हमें अगर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है तो इसके लिए हमें इन लोगों के बीच में ही रहकर ये सब कुछ करना होगा। ये सुनते ही लिन कहता है कि ऐसे ही बातें तो फिर चलो आज से ही हम लोग चलते हैं। अब वक्त आ गया है कि मुझे भी थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए। जिस पर शूचैन कहता है क्या तुम भी मेरे साथ चल रहे हो? तो फिर लिन उसे बताता है मुझे भी काफी लंबा टाइम हो गया है, मैंने अभी तक काफी लंबे टाइम से किसी को मारा नहीं है और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इमॉर्टल गेट के लोगों के साथ फाइट करके तुम्हारी उनसे जान छुड़ाने में मदद करूंगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यन चिंग चैन अभी भी शू चैन को उन लोगों के साथ मिलकर ढूंढ रही होती है और वो लोग कहते हैं क्या तुम लोगों को अभी भी ये यकीन है कि शू चैन यहाँ पर मौजूद होगा? तो वो गोल्डन बुक वाला वॉरियर कहता है उन स्केलेटन डीमंस का ऑरा हमारे ऑरा से बिल्कुल अजीब तरह का है, इसीलिए उन्हें ढूंढना ज्यादा आसान है। ये कहने की ही देर थी कि अचानक से शू चैन उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कुत्ते की दुम कभी भी सीधी होने वाली नहीं है। ये सुनते ही फैंटम सेक्ट मास्टर गुस्से में आ जाता है और कहता है अपनी बकवास बंद करो। ये कहते ही वो जैसे ही उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो अचानक से उसके सामने एक पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है जो कि उस पर अटैक करते हुए उसे पीछे धकेल देता है। ये देखते ही वहां पर मौजूद वो गोल्डन वॉरियर अपनी बुक के साथ एक बैरियर बनाकर खुद को और अपने साथियों को बचा लेता है, जिसके बाद वहां पर लिमो उसी पोर्टल के जरिए बाहर निकल आता है। तो वो लोग लिमो को वहां पर देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं तुम्हारा इस लड़ाई में कोई भी लेना देना नहीं है, इसीलिए बेहतर यही है कि तुम इस लड़ाई से दूर ही रहो। और वन टोंग भी उससे कहता है स्पेस मास्टर तुम्हारा इस लड़ाई में कोई लेना देना नहीं है। मगर फिर लूमो उससे कहता है क्या तुम लोगों में जरा भी हिम्मत नहीं है कि तुम लोग मुझे चैलेंज कर सको? इतना कहने की देर थी कि अचानक से वहां पर एक डेड बॉडी आकर गिरती है जिसे रू यान ने वहां पर फेंका था। वो वहां पर आते ही यान चिंग चैन से कहती है अच्छा तो वो तुम थी जो कि अपने वॉरियर्स के जरिए लोगों को मरवाकर फिर शू चैन के ऊपर इल्जाम लगवा रही थी। ये सुनकर वो गोल्डन वॉरियर कहता है यही वो असली कातिल है जिसने हमारे लोगों को मारा है। वो यान चिंग चैन से कहता है तुम बताओ क्या ये लड़की सच कह रही है? तो फिर यान चिंग चैन कहती है कि मैं इस पर कैसे यकीन कर लूं, इसने बस एक डेड बॉडी सामने लाकर रख दी है और कहा है कि यही कातिल है और वो भी हमारे सेक्ट का कातिल। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इस बंदे को जानती भी नहीं हूँ। वो रुयान से कहती है मुझे फंसाने का तुम्हारा प्लान काफी अच्छा था मगर बदकिस्मती से ये फ्लॉप हो गया है। ये सुनकर फिर रुयान उसे कहती है अच्छा ऐसी बात है तो फिर मुझे ये बताओ कि आखिर तुम इस नतीजे पर कैसे पहुंची कि जितने भी लोग मारे गए हैं वो सारे के सारे शूचेन के हाथों मारे गए हैं और जिस वॉरियर को तुम अपने सेक्ट का वॉरियर मान ही नहीं रही, आखिर इस वॉरियर के पास तुम्हारे सेक्ट के कपड़े कहाँ से आए और उसके पास तुम्हारे सेक्ट का ये स्कार्फ कहाँ से आया? ये देखने के बाद वान टोंग वहाँ पर आता है और उस वॉरियर के जख्मों को देखते हुए कहता है ऐसा लग रहा है कि किसी ने फ्लाइंग नाइफ के जरिए इस पर हमला किया है और इस पर मुझे किसी किस्म के ट्री प्रिंट्स भी नजर आ रहे हैं। ये सुनने के बाद फिर वो गोल्डन बुक वाला वॉरियर कहता है इसका मतलब ये है यही वो असली कातिल है क्योंकि यहाँ पर मेरी ब्राइट ची लगी हुई है। मगर फिर यान चिंग चैन बहाना बनाती है और कहती है इस भरे हुए बंदे को तुमने मेरे सेक्ट के वॉरियर्स के कपड़े पहना दिए और तुम ये साबित करना चाहते हो कि ये वॉरियर
अब मेरे ही सेक्ट का है। कौन भला बेवकूफ होगा जो तुम्हारी बात पर यकीन करेगा। ये कहने के बाद वो फौरन से हवा में ऊपर उड़ जाती है और उन सब लोगों से कहती है, सब लोग मेरी बात सुनो, आज अगर तुम लोग मिलकर मेरे साथ शूचैन को मार देते हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि यहाँ पर जितने भी ड्रैगन एग्स हैं वो मैं तुम्हें दे दूंगी। मगर वो गोल्डन वॉरियर कहता है, हम लोग अभी उस कातिल तक पहुँचे नहीं है, न ही हमें उसके बारे में कुछ पता है, इसीलिए बिना वजह हम किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाएंगे। और वो लेडी भी कहती है, हमें ये कंफर्म नहीं है कि हमारे लोग किसने मारे हैं, इसीलिए हम इस लड़ाई में शरीक नहीं होंगे। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये देखने के बाद वो फैंटम सेक्ट का मास्टर कहता है, अगर तुम वो कातिल हो या नहीं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो तुमसे बस अपना बदला लेना है और मुझे तुमसे वो ड्रैगन वेन हासिल करनी है, इसीलिए फटाफट वो हमारे हवाले कर दो। ये कहने के बाद वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो रू यान कहती है, अरे वाह, तुम तो यान चिंगचैन के बड़े ही वफादार निकले, चलो आ जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। ये कहने के बाद वो उस पर अपने अम्ब्रेला के जरिए हमला करते हुए उसे एक इल्यूजन के अंदर फंसा देती है और अपने मल्टीपल क्लोन्स बना लेती है। ये देखते हुए वो फैंटम मास्टर कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस मामूली सी ट्रिक को यूज करके मुझे हरा दोगी? दूसरी तरफ जैसे ही वानटोंग शूचैन पर हमला करने के लिए अपने डैगर्स फेंकता है तो वहाँ पर लूमो एक पोर्टल एक्टिवेट कर देता है, जिसके जरिए वो डैगर्स वापस से उसी की तरफ चले जाते हैं। तो वो खुद को उससे बाल बाल बचाता है, मगर अचानक से वानटोंग देखता है कि लूमो एक पोर्टल के जरिए उसके पीछे आ गया है और उसे पकड़कर वो वापस से एक पोर्टल के अंदर अपने ही स्पेस में लेकर चला जाता है। उसके बाद वहाँ पर यान चिंगचैन अकेली रह जाती है और वो शूचैन का मुकाबला करने के लिए सामने आ जाती है। शूचैन को भी पता चल जाता है कि यान चिंगचैन ने ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब वो 6th हेवन लेवल में आ चुकी है, तो अब वो उसे बराबरी की टक्कर देगी। शूचैन उससे कहता है, तुम 6th हेवन लेवल में आ चुकी हो, इसीलिए तुम्हें मारना मेरे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, ना ही मैं तुम्हें मारकर ज्यादा खुश होऊंगा। मगर फिर वो लड़की कहती है, तुम मुझे हराने के सिर्फ सपने देखो। ये कहने के बाद वो अपने विंग्स के जरिए एक पावरफुल एनर्जी क्रिएट करना शुरू करती है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक क्रॉस स्लैश अटैक करती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। ये देखते ही शूचैन फौरन से अपने सामने एक पावरफुल स्पिरिचुअल शील्ड बना लेता है, जिसके जरिए वो उस अटैक को वहीं पर रोककर डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद यान चिंगचैन उस पर हमला करने के लिए आती है तो शूचैन भी अपनी सोर्ड लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है। दोनों ही एक दूसरे पर काफी तगड़े वार करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि शूचैन का एक अटैक उसके हाथ पर लगता है तो वो लड़की अपनी नाइफ के जरिए शूचैन की बॉडी पर भी एक हल्का सा कट लगा देती है और दोनों ही एक दूसरे के अटैक से हल्के फुल्के इंजर्ड हो जाते हैं, जिस पर शूचैन कहता है, इसकी नाइफ काफी ज्यादा शार्प है, मुझे इससे थोड़ी सी दूरी रखनी चाहिए। दूसरी तरफ यान चिंगचैन भी अपने हाथ को देखती है, उसके हाथ में भी हल्का सा कट लगा हुआ था कि शूचैन को मारने के लिए फिर वहाँ पर गॉड्स एंड डीमंस ब्लेसिंग सील टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखते ही वहाँ मौजूद डिसाइपल्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं, यहाँ पर हर एक चीज डिस्ट्रॉय होने वाली है, चलो भागो यहाँ से। हम देखते हैं कि शूचैन अपनी जगह खड़ा रहता है और देखता है कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ी चीज गिरने वाली है। जब वो चीज नीचे आती है तो हमें पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ा स्टोन पिलर है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि उसके साथ डीमन एंड गॉड ची जुड़ी होती है। इसकी वजह से वो पिलर ज्यादा से ज्यादा हैवी और ज्यादा ताकतवर होता जाता है। ये देखते ही शूचैन उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने की तैयारी करता है और अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी सारी एनर्जी अपनी सोर्ड के अंदर फोकस कर लेता है। हमें दिखाया जाता है कि वो उस पिलर के नीचे आने का इंतजार करता है और जैसे ही वो उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाता है तो शूचैन अपनी गोल्डन सोर्ड हवा में लहराते हुए सीधा उस पिलर पर एक जोरदार वार करता है। ये देखकर यान चिंगचैन उससे कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस अटैक को रोक पाओगे? ये हमारे सेक्ट का सबसे सीक्रेट मेथड है, तुमने बस थोड़ा सा ही ब्रेक थ्रू किया है, मगर तुम इस अटैक को बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। मगर हमें दिखाया जाता है कि शूचैन की सोर्ड की वजह से वो पिलर धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है। ये देखकर वो लड़की भी हैरान हो जाती है और कहती है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मगर शूचैन लगातार उसे पुश करता जा रहा था, जिससे वो स्टोन पिलर धीरे धीरे टूटने के करीब आ गया था और आखिर में शूचैन एक जोरदार धमाके के साथ उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वो लड़की हैरान होकर कहती है, ये इम्पॉसिबल है, ये लड़का मेरे इमॉर्टल मैजिक वेपन को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है? तो फिर शूचैन उससे कहता है, मेरा पावर सोर्स वो लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल से आता है। ये कहते हुए वो अपनी सोर्ड से उस पर वार करता है और कहता है, तुम वो लड़की हो जो स्ट्रगल नहीं करती, बल्कि हमेशा पर्दे के पीछे छुपकर सिर्फ और सिर्फ सजेशन करती हो। ये कहने के बाद वो अपनी सोर्ड से उस पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, जिससे वो उसका एक विंग काट देता है, जिसकी वजह से वो लड़की बहुत बुरी तरह हर्ट होती है और जैसे ही वहां से नीचे गिरने लगती है तो हम देखते हैं कि उसका एक विंग उसकी बॉडी से उखड़कर अलग होकर सीधा जमीन पर जा गिरता है, जिसके साथ साथ वो खुद भी वहां से नीचे जा गिरती है। उसका एक विंग कट जाने की वजह से उसके एक हाथ में इंजरी होती है, जिसकी वजह से वो अब सही तरह से लड़ नहीं सकती। शूचैन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, क्या तुमने कभी ये सोचा भी था कि तुम इस तरह मेरे हाथों मारी जाओगी? इतना कहने के बाद वो फौरन
अपनी सोड पीछे हटाता है। हम देखते हैं कि लिवम वहाँ पर वान टोंग को लेकर बाहर आ जाता है। वान टोंग उससे लड़ते हुए बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था और वो उसके बारे में कहता है, तुम तो मेरे 10 अटैक भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और तुम खुद को डिगर सेक्ट का मास्टर कहते हो। इतना कहने के बाद वान टोंग के मुंह से भी खून निकल आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंटम सेक्ट का मास्टर भी वहाँ से बाहर गिरा था और वो लड़की उससे कहती है, तुम्हारा इल्यूजन भी काफी अच्छा है मगर तुम इस ब्यूटी का मुकाबला नहीं कर सकते। ये कहने के बाद वो उन लोगों के सामने आकर खड़ी हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों के तीनों वॉरियर्स अब शाओ चैन के साथियों के साथ हार चुके थे। लिमो कहता है, अनडेड इमॉर्टल सेक्ट का मास्टर सील हो चुका है और ये बाकी के लोग बिल्कुल वेस्ट हैं। ये कहने के बाद शाओ चैन अचानक से हल्की सी एनर्जी क्रिएट करते हुए सीधा उस लड़की की बॉडी के अंदर डाल देता है, जिस पर वो हैरान होकर कहती है, ये तुमने क्या किया है मेरे साथ? तो शाओ चैन कहता है, मैंने तुम्हारी पल्स को काट ऑफ कर दिया है। जिस पर लिमो कहता है, लगता है कि शायद आपको यान चिंगचेन के साथ बहुत ही लंबा समय गुजारने का मौका मिलने वाला है। मगर यान चिंगचेन कहती है, हमारे अनडेड इमॉर्टल सेक्ट में और भी बहुत सारे पावरफुल मास्टर्स हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे किडनैप करके उनसे बच जाओगे? हमारे सेक्ट की बेइज्जती है। तुम्हें लगता है कि इमॉर्टल सेक्ट की बेइज्जती करने वाला बंदा कोई भी ज्यादा देर तक सरवाइव कर पाएगा? मगर फिर शाओ चैन उससे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे सेक्ट की जरा सी भी परवाह होगी? मगर रयाना आकर कहती है, तुम इसे छोड़ दो, बस इसे मेरे हवाले कर दो। वो यान चिंगचेन से कहती है, मैं जानती हूँ कि किसी का बंदी बनना बहुत ही ज्यादा बोरिंग होता है। जिसके बाद वो शाओ चैन से कहती है, तुम इसे मेरे हवाले कर दो, मैं इसे अच्छी खासी सर्विस देने वाली हूँ जिससे ये बोर भी नहीं होगी और इसे अच्छा खासा सबक भी मिल जाएगा। इतना कहने की ही देर थी कि अचानक से वहाँ पर क्लाउड्स का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है और तेज बारिश होने लगती है। वहाँ पर लिमो हैरान होकर कहता है, आखिर ये बारिश का कलर रेड कैसे हो गया है? इतने में फिर वहाँ पर हमें एक रेड कॉलर की एनर्जी को दिखाया जाता है जो कि आसमान से सीधा जमीन की तरफ आ रही थी। ये देखते हुए वान टोंग कहता है, जल्दी से भागो यहाँ से, ये लोग डिस्ट्रक्ट हो चुके हैं। ये कहने के बाद वो लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं और फिर हमें उन क्लाउड्स के अंदर से एक बहुत बड़ा माउंटेन नीचे आते हुए दिखाई देता है जो कि क्रिस्टल से भरा हुआ होता है। उस माउंटेन को देखकर वो सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसका साइज ही बहुत ज्यादा बड़ा होता है। जैसे ही वो माउंटेन नीचे आकर जमीन से टकराता है तो वहाँ पर जमीन भी बिल्कुल हिलकर रह जाती है। फिर हम देखते हैं कि अचानक से जमीन फटती है और उसके अंदर से ग्रीन एनर्जी निकलने लगती है, जिसके साथ साथ वहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन्स जो कि हजारों साल पुराने जमीन पर दबे हुए थे वो दोबारा से जिंदा हो जाते हैं और वो सब के सब उन वॉरियर्स की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, जिस पर शाओ चैन भी हैरान रह जाता है। वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर हर एक जगह से बहुत सारे स्केलेटन डीमंस निकल रहे हैं और जमीन भी हर तरफ से फटना शुरू हो गई है। इसके बाद हम लोग वहाँ पर एक फ्लाइंग ड्रैगन को देखते हैं जो भी जमीन से निकल आता है और जिंदा होकर उड़ते हुए उन लोगों की तरफ जाने लगता है। ये देखकर वो लोग भी हैरान होते हैं और दूसरी तरफ वहाँ पर हमें और भी बहुत सारे ड्रैगन्स को दिखाया जाता है जो कि उन स्केलेटन डीमंस के साथ साथ वहाँ से आगे की तरफ जा रहे होते हैं। वहाँ पर हर तरफ हलचल मच जाती है और हर तरफ तबाही होना शुरू हो जाती है। इसके बाद शाओ चैन कहता है, ये सब के सब लोग हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या है जिसकी वजह से ये सारे स्केलेटन जिंदा हो गए हैं और ऊपर से ये सब के सब लोग एक साथ मिलकर हमला क्यों करने लगे हैं। रूजन कहती है, मुझे खुद भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये मरे हुए लोग जिंदा कैसे हो सकते हैं। शाओ चैन देखता है कि सब लोग वहाँ से भागकर अपनी जान बचा रहे हैं मगर वो ड्रैगन्स उन्हें मार रहे हैं। दूसरी तरफ हम वहाँ पर उसी मंक को देखते हैं जो भी वहाँ पर आ गया था। वो शाओ चैन से कहता है, शुक्र है कि तुम जिंदा हो डिवाइन लाइट स्टॉर्म। और ये रेड ब्लड रेन साफ साफ बता रही है कि रेड ट्राइब के लोगों ने दोबारा से अपनी मैजिक पावर्स को रिगेन कर लिया है और वो लोग दोबारा से इस आइलैंड पर अपना होल्ड करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि अब बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर जाना होगा। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर मौजूद जितने भी स्केलेटन डीमंस होते हैं या फिर ड्रैगन्स होते हैं वो सारे के सारे एक साथ मिलकर उन लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं मगर वो सब के सब डर के मारे वहाँ से भाग रहे थे। शाओ चैन देखता है कि वहाँ पर एक डायरेक्शन ऐसी है जहाँ पर कोई भी हमला नहीं हो रहा। वो सब लोगों से कहता है, हमें फौरन उस डायरेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ये कहने के बाद वो सब के सब उस डायरेक्शन की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। उसी तरफ हमें दिखाया जाता है वही रेड हेयर्ड वॉरियर जो कि एक पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर यह सब कुछ देख रहा होता है। वो कहता है, ऐसा लग रहा है कि शायद मैं किसी बैटलफील्ड में यहाँ पर दफन किया गया था, मगर आखिर मैं हूँ कौन और मुझे किसने यहाँ पर दफन किया था? ये कहने के साथ ही यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।